हेलो, मेरा आ रहा क्यों नहीं है? ये कौन आ गया? रुमैसा सिद्दीकी। हेलो, सही नहीं आ रहा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आप हमारे साथ हैं बायोलॉजी की क्लास में, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। ठीक है बेटा। जी। सबसे पहले तो आप लोग अपने माइक्स और वीडियोस को ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। और आपको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ आप मेरी बात को सुनेंगे और मेरी स्लाइड्स से जो भी बातें हैं हमारी स्टडीज़ के हवाले से वो हम आपको एक्सप्लेन करते रहें, ठीक है। तो आप अपने माइक्स और अपनी वीडियो ऑफ कर देंगे, म्यूट कर दें वहाँ से, ठीक है, अपने पास से। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो है वो बायोलॉजी की बुक होनी चाहिए। अगर सपोज़ किसी के पास फ़िलहाल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कल वो ले लें अपने पास, क्योंकि हम आपको कंसर्न करेंगे बुक्स के साथ, लिंक रखेंगे और पॉइंट आउट करेंगे आपकी एमसीक्यूज़ के लिए, प्लस आपके क्वेश्चंस मेंशन करते जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक, तो इसलिए आपको वो भी साथ रखना, ठीक है जी। हमारे हर लेक्चर में म्यूट कैसे होगा, एक बच्ची ने पूछा। तो बेटा म्यूट का ऑप्शन आपके पास जो स्क्रीन है ना, जब आप अपनी शेयरिंग स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर आपको नज़र आएगा ये, ठीक है। उसकी वीडियो पर भी म्यूट होगा और ऑडियो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको अपने पास यहीं से म्यूट कर देते हैं, ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं। तो दो बातें मैंने आपसे की, एक तो आप अपनी तमाम वीडियो ऑडियो को म्यूट रखेंगे, दूसरी बुक्स को अपने पास रखेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। अब ऑलमोस्ट तमाम बच्चों की हमने वीडियो और ऑडियो म्यूट कर दिया, क्लियर। तो अच्छा, कभी कभी हम अपनी साइड से
आवाज़ को म्यूट कर लेते हैं जब हमने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप ये ना समझिए कि मैं कहीं आउट हो गया, आपकी स्क्रीन चल रही होगी जब तक हमारी क्लास इन है, ठीक है। उसके अलावा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी हमें मिलकर। कभी आपकी लाइट पॉसिबल है कि चली जाए, डाटा ऑफ हो जाए, सिग्नल्स ऑफ हो जाएं, तो आप अपने आप को रिकनेक्ट कर लीजिएगा। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। और फिर आपको इसी की रिकॉर्डिंग, हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो ऑडिट लेक्चर सेक्शन जो है आपकी साइट का, उस पर आपको अवेलेबल होगा 24 आवर्स के लिए। तो आप 24 आवर्स के लिए उसको देख सकते हैं और फिर दोबारा से आप उसको म्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हमें जहन में रखनी होंगी। कुछ परेशानियों को हमने बर्दाश्त करना होगा और उसके साथ साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे हमारे सेटिंग में परेशान हो रहे हैं। बस आप इतना सिंपल सा कीजिए कि अपनी वीडियोस को और अपनी ऑडियो को ऑफ करके रखें। हमने यहाँ से ऑप्शन दे दिया है ऑफ करने का, तो आप खुद भी उसको ऑफ करके रखें। नेक्स्ट, बुक ज़रूर होगी हमारे पास। और उसके बाद हम चलते हैं जी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि अब आप चैट के थ्रू अपनी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप चैट, आपके पास है, ठीक है। स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप चैट में अपना क्वेश्चन राइट, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा सीक्वेंस में, आंसर दूंगा मैं लास्ट में। हम टाइम रखेंगे अपना 15, एटलीस्ट 15 मिनट्स, और हम सीक्वेंस वाइज आपके तमाम आंसर क्वेश्चंस के देते जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, अगर आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसका आंसर मैं आपको उसी वक्त दे दूंगा, लेकिन जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके हम लास्ट में, अपने लेक्चर के लास्ट में इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ बातें, और अगर कुछ बातें होंगी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से तो वो हम आपको बताते रहेंगे। अब पहले जिन बच्चों के पास बायो की बुक्स हैं वो बुक्स अपने पास रखें, ठीक है। और बुक्स में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं आप, पेपर नहीं दिया आपने, तो उसमें कोई इतनी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि पेपर ना देने से एक ड्रॉबैक हमारा ये हुआ है कि हमारी परसेंटेज को काउंट नहीं किया जा रहा। याद रखिएगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अब आपके किसी काम नहीं आएगी, जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड होगी। अब आपकी जो परसेंटेज काउंट होगी वो सेकेंड ईयर की टोटल परसेंटेज काउंट। तो इसलिए आपको ये भी ख्याल करना है कि सेकेंड ईयर में परसेंटेज बहुत अच्छी लानी है। नॉर्मली आपको compete करने के लिए, एडमिशन्स मेडिकल फील्ड में लेने के लिए 85 से मोर देन परसेंटेज लेनी चाहिए। एक बहुत हार्ड टास्क है आपके पास। हार्ड टास्क को पूरा करने के लिए यकीनन आपको मेहनत करनी होगी, और आप मेहनत कीजिए और रेगुलर टाइम दीजिए अपनी स्टडीज़ को, तमाम अपने सब, तो फिर आप इंशाल्लाह अच्छी परसेंटेज हासिल कर सकें, ठीक है जी। अभी भी कुछ बच्चों की ऑडियो वीडियो ऑन हो रही है, तो वो भी यकीनन कोशिश करके अपने ऑप्शन पे उसको म्यूट कर दीजिए, ताकि डिस्टर्बेंस के लिए भी।
बोल रहे थे समझ नहीं। अगर कोई बात कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को इस वक्त, तो वो चार्ट के थ्रू हमें राइट कर दे ताकि हम उसको देख लें। आवाज़ यकीनन सबके पास पहुंच रही है, क्योंकि हम आवाज़ की क्वालिटी को इंटरनल तौर पर भी चेक कर रहे होते हैं। और वीडियो तो डेफिनेटली हमने अपनी ऑफ की हुई है, हम आपको वीडियो के थ्रू नहीं देख रहे हैं, ना आप हमें देख रहे हैं। चलें फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था जी, ये बुक अपने पास रखिए, और बुक का फर्स्ट पेज जिसमें कंटेंट्स वाला पेज, वो ज़रा अपने पास ओपन कर लीजिए ताकि मैं आपको बता दूं और आप उसके ऊपर राइट कर लें अपना। आपको आइडिया हो जाए कि ज़ूलॉजी और बॉटनी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाइए जी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 4 और 5। यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक ये तमाम के तमाम चैप्टर्स जो हैं वो बॉटनी और ज़ूलॉजी में इंक्लूडेड है। इनका स्टार्ट का पोर्शन जो प्लांट से रिलेटेड होगा वो बॉटनी में होगा, और इसके एंड में जो ज़ूलॉजी यानी प्लांट एनिमल्स से रिलेटेड बातें होंगी वो हमारा ज़ूलॉजी में पोर्शन होगा। ठीक है जी? अच्छा जी, आपके पास चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों में है। ठीक है जी, स्क्रीन अपेयर नहीं हो रही आपके पास, तो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास स्क्रीन अपेयर नहीं हो रही। अच्छा जी बेटा, ये जो दो बच्चों ने कहा है कि स्क्रीन अपेयर नहीं हो रही, तो ये बेटा आप अपने नेट का इशू होगा, आप इसको रिकनेक्ट करें। एक बार डिस्कनेक्ट हो और दोबारा रिकनेक्ट करें, क्योंकि अगर आपको आवाज़ आ रही है तो फिर आपका नेट की स्लो कनेक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन आपको नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो आप दोबारा से उसे रिकनेक्ट करके देखिए, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके जी, अगेन वापस आते हैं जी बुक की तरफ। और बुक में आपके पास हम बात कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर आपके ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों में इंक्लूडेड है। ठीक है, शेयरिंग होगी इसकी, प्लांट की जितनी भी डिस्कशन होगी वो बॉटनी में, और उसके बाद एनिमल की जितनी डिस्कशन होगी वो ज़ूलॉजी। चैप्टर 6, 7, 8, 6, 7, 8 ये बॉटनी के लिए है, तो ये बॉटनी में आता है। ठीक है, 6, 7, 8 चैप्टर नंबर ये बॉटनी के लिए है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और नंबर 10 ये हमारा ज़ूलॉजी में होगा, और उसके बाद चैप्टर 11 और 12 बॉटनी का होगा। ठीक है, 11, 12 और चैप्टर नंबर 13 यानी लास्ट चैप्टर जो है वो होगा ज़ूलॉजी में। इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट ज़्यादा जो चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे वो
बॉटनी में मिल रहा है। यानी मैं अगेन आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, ये चैप्टर आपके इंक्लूड हैं बोथ इन बॉटनी एंड जोलॉजी। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इंक्लूडेड है बॉटनी में, और चैप्टर नंबर 9 और 10 है जोलॉजी में। चैप्टर 11, 12 है बॉटनी में, और चैप्टर नंबर 13 है। क्लियर जी? सब नोट कर लें। अच्छा जी, दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम आपसे इस वक्त शेयर कर रहे होंगे और आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, तो इसको भी नोट करते रहिए पॉइंट वाइज, और साथ ही आप अपने क्वेश्चंस को जो भी आपके जहन में आए टॉपिक वाइज, वो आप अपने क्वेश्चन को रेज कीजिए और उसे शेयर कर दीजिए अपने चैट में, ठीक है। और याद रखिएगा चैट में जो है, ये चैट हमारा क्लासरूम का चैटिंग है, ये कोई फेसबुक की या कोई और चैटिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें ख्याल रखिएगा, लैंग्वेज प्लस कोई इमोजी और कोई ऐसे उल्टे सीधे आइकन इसमें ना हमारे पास आए, वरना फिर आपके लिए बेहतर नहीं होगा, आपको पनिश भी किया जाएगा, ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप जितनी बार मर्जी पूछिए, जितने क्वेश्चन मर्जी कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हम उन तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर देंगे इन लास्ट क्लास के एंड से पहले। और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछें ज़्यादा बेहतर है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे छोटा सा क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहा हो, आप उससे शेयर करें, और कोशिश ये करें कि आज का टॉपिक आपका जो चल रहा है उसी टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आपके जहन में, वो आज ही डिस्कस करें, ठीक है ना। ऐसा कल भी आप पूछ सकते हैं, नो इशू, बट होता यह है कि अगर आप आज पूछ लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कल आप पूछेंगे तो वो दूसरी टॉपिक हो जाएगा। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट फिलहाल स्क्रीन का इशू है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं, लिखा है मेरे पास, स्टिल स्क्रीन अपेयर नहीं हो रही। उनके पास मेरी आवाज़ मौजूद है तो मुझे बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। अबे ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। आपके पास आवाज़ नहीं आ पहुँच रही, या आवाज़ की खराबी है? अगर आवाज़ और तस्वीर या स्क्रीन
में इशू आ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट जो 2-4 स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनके कनेक्शन ने प्रॉब्लम की होगी। ठीक है ना? तो आप अपने कनेक्शन को रिकनेक्ट कीजिए, ट्राई कीजिए अगेन। मे बी पॉसिबल कि आपके पास आपका इशू सॉल्व हो जाए। कोशिश कीजिए कि डेफिनेटली एक हमारा बर्डन है हमारे पर, हमारे पेरेंट्स पर भी ये बर्डन है, एक्स्ट्रा नेट कनेक्टिविटी अरेंज करना। तो सेम एज मोबाइल डाटा या कोई और पीटीसीएल या केबल नेटवर्क जो अवेलेबल हो, तो वो 2-3 आप 2 वे ज़रूर रखें अपने पास। तो उससे आइडिया ये रहेगा कि अगर हमारा एक कनेक्शन हमारा, यानी आपकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो आप दूसरे कनेक्शन से कनेक्टिविटी ले लें। ठीक है ना? तो उससे ये होगा आपको कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मेरा केबल नेट ठीक नहीं चलता, या मेरा पीटीसीएल या ब्रॉडबैंड ठीक नहीं है था, या मेरा मोबाइल नेटवर्क ठीक नहीं था। तो आपको आइडिया हो जाएगा। 1-2 दिन की प्रॉब्लम है। और वैसे भी ये लेक्चर आपको वीडियो रिकॉर्ड में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप या अच्छा, ठीक है जी। चले जी, हमने आपको बुक में से आपको जोलॉजी बॉटनी का चैप्टर वाइज सेपरेट बता दिया। ठीक है, आपको आइडिया है कि जी हमारे पास जोलॉजी और बॉटनी, जोलॉजी और बॉटनी का जो है वो सेक्शन अलग अलग बुक में नहीं है। एज यूजुअल आपको मालूम है, फर्स्ट ईयर में आपने देखा हुआ है, तो सेकेंड ईयर में भी उसी तरह बुक है, और पेपर भी बिल्कुल पैटर्न वही है। जोलॉजी बॉटनी के पेपर अलग अलग हैं, और जोलॉजी में आपको वही रीजनेबल क्वेश्चंस मिलेंगे, बॉटनी में नॉन रीजन क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के भी होंगे। ठीक है बेटा, ये आपको जो समझ नहीं आ रहा और वॉइस आपके पास सही ठीक नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम को देखिए, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अवेलेबल होगा ऑडियो विद वीडियो, यानी कि आपकी क्लास रिकॉर्डेड, तो आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन वो 24 आवर्स के लिए, आज की क्लास है तो वो अवेलेबल होगी। 24 आवर्स के बाद हम उसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा अपने पास अब ठीक है जी, चलते हैं जी आपके साथ, और चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट लेते हैं। बच्चों के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और बच्चे भी और हम भी दोनों मिलकर फेस करेंगे। चैप्टर 1 जनाब, हमारे पास पहला चैप्टर जो मौजूद है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 1। ये जो अब हम इस वक्त स्टार्ट ले रहे हैं, ये स्टार्ट हमारा बॉटनी पोर्शन में होगा, और इसमें से जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो बॉटनी में हमारे पास आए। ठीक है, अब हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है, इसकी मीनिंग स्टे सेम। जैसे आज तक, आजकल हमारे कोरोना वायरस ने हमें सेव कर दिया है जी होम में, घर में रहने के लिए, इसी तरह से हमारा स्टे सेम कि हम बैलेंस करें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। बुक में, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में पेज नंबर 3 अपने सामने देख सकते हैं, और पेज नंबर 3 में आपको लाइन नंबर 8 में इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है, और आपकी स्क्रीन पर भी डेफिनेशंस हैं।
डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि टू मेंटेन द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ब्लड एंड बॉडी सच एज टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज etc is called homeostasis. ये पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आप जोलॉजी में यूज करेंगे तो हम कुछ इस तरह बोलेंगे, और अगर हमने जर्नल डेफिनेशन की बात करनी है तो नेक्स्ट हमारे पास है the tendency of a system, especially the physiological system of higher animals, to maintain internal stability owing to coordinated response of its parts to any situation or stimulus tending to disturb its normal condition or function. ठीक है जी। और जो डेफिनेशन बुक में भी मौजूद है, मैंने आपसे कहा, वो भी आप देख सकते हैं। It is defined as a set of regulatory mechanisms which are involved in maintaining an organism internal environment within suitable limits. ये शॉर्ट और पर्टिकुलर डेफिनेशन इसमें, और हमारी सामने जो स्क्रीन पर शेयरिंग हो रही है, तो डेफिनेशन में हमारे सामने बात जो की जा रही है वो ये है कि आप या कोई एनिमल या कोई प्लांट्स या कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेलुलर क्यों ना हो, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को डिफरेंट वेज में मेंटेन करेगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जितना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसी के साथ इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस किया जा रहा होगा। स्टे सेम, ठीक है जी। होम्योस्टेसिस ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है स्टे सेम। तो स्टे सेम रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के केमिकल्स को जितने भी बन रहे हैं या मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, या उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बन रही है, हीट अप हो रही है हमारी बॉडी, उन तमाम को मेंटेन करना है अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलस। और ये काम हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स का होता है और उनकी फिजियोलॉजी का होता है, ठीक है ना। अब सपोज हमारे पास हम बात करते हैं कि हमें इस वक्त या गर्मी का सामना है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, ताकि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कूल डाउन किया जाए। इसी तरह अगर हमारी बॉडी की नीड पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा करेगी और यूरिन ज़्यादा डिस्चार्ज करेगी। इसी तरह गैस की शक्ल में आप रेगुलरली ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं ताकि आपके इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिले, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो आपने फर्स्ट ईयर में डाइजेशन पढ़ा होगा, तो डाइजेशन का वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो रेस्पायरेशन आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो दो चीजें जो आपने वहां रखी या देखी थी, उनको हमने एज अ होमोस्टैटिक ऑर्गन की बात नहीं की थी। अगर आपको याद हो तो लीवर एज अ होमोस्टैटिक ऑर्गन वहां पढ़ा था आपने, और क्वेश्चन भी शॉर्ट में आपका आता था, इंपॉर्टेंस बताइए जी लीवर की एज अ होमोस्टैटिक ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमारे होमोस्टेसिस में हम ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी और सॉल्ट्स, इनको रेगुलेट करने के जितने फिजियोलॉजिकल काम है वो आपको यहाँ इस चैप्टर में मिलेंगे। सिग्निफिकेंस हमारी क्या होगी? सिग्निफिकेंस हमारी ये होती है, इट इज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म which are involved in maintaining an organism internal environment within a suitable limit। तो ये suitable limit मेंटेन करने के लिए
हमारी बॉडी में पानी कितना रहना चाहिए, हमारी बॉडी में नमक कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी में गैस कितनी होनी चाहिए, हमारी बॉडी में अमोनिया, हमारी बॉडी में अमोनियाई प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट वो कितने होने चाहिए, ये सब मेंटेन करना, तो ये बहुत ज़रूरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट सर्टेन एक्टिविटी बेसिक टू लाइफ एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन विद इन द नॉर्मल रेंज। अब ये तमाम जो बेसिक नीड्स हैं रेस्पिरेशन की, न्यूट्रिशन की, यानी जो डाइजेशन आप कर रहे हैं, तो ये तमाम लिमिट्स में रहने पर ही आपकी बॉडी ठीक और बेहतर काम करेगी। अगर इनमें भी प्रॉब्लम आई, यानी रेस्पिरेशन सपोज है, तो रेस्पिरेशन आपसे लिया ही नहीं जा रहा, तो आपकी बॉडी थोड़ी फंक्शनल कर सकेगी ठीक तरह से, ऑक्सीजन उसको मिलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन डेबिट हो जाएगा, तो आपके ऑर्गन फंक्शनलेस हो जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट मेंटेन्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड का जो केमिकल नेचर है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल आपके टिश्यूज, आपके सेल जब तक बेहतर और ठीक काम करेंगे जब तक उनका टिश्यू फ्लूइड लिमिट में रहेगा, उसमें गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। एस्पेक्ट्स हमारे होमोस्टेस के ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें मैंने भी आपसे कहा कि इसकी हम बहुत बेहतर कंप्लीट बहस करेंगे इस पर और क्वेश्चनिंग करेंगे इस पर। सेकेंडली एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या एक्सक्रीट होगा, कैसे होगा, पूरी किडनी की फिजियोलॉजी आप देखेंगे। थर्ड वन थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को किस तरह रेगुलेट किया जा रहा है, मैमल्स में डिटेल के साथ आपने देखेंगे। तो ये तमाम तीनों एस्पेक्ट्स पर आप बात करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने हम चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है और इसमें हम छोटी सी बातें कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले आप अपनी बुक में पेज नंबर 3 पर जहां मौजूद हैं, जरा एक नज़र उसमें डालिए लास्ट पैराग्राफ। नज़र डालने से मतलब है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत इजी। ठीक है जी, आपने देखा, पढ़ा, वेरी गुड, पढ़ना चाहिए। इसमें आपको छोटी सी बात बताई है कि जनाब हमारी बॉडी हर वक्त फीडबैक पर चलती है। फीडबैक क्या होता है, यकीनन हमारे स्टूडेंट्स को सबको आइडिया होगा, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो वो आपसे छोटे से फीडबैक मांग लेती है, कैसी रही वेबसाइट, कैसा रहा क्वेश्चन, आपने जो पूछा था उसका आंसर मिला आपको, वट एवर। ऐसे ही बिल्कुल हमारी बॉडी भी फीडबैक सिस्टम पर काम करती है। आपके सामने एग्जाम्पल आपने पढ़ी तो आपको लिखा मिला कि जी आपको अगर चॉकलेट खिलाई जाए और चॉकलेट आपको ज़्यादा दे दी जाए सपोज, तो आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। शुगर लेवल इंक्रीज होने पर आपकी बॉडी फौरन रिस्पॉन्डिंग करेगी और क्या करेगी, पेंक्रियाज से इंसुलिन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और वो आपके ब्लड शुगर को दोबारा कंट्रोल करेगा, लो करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर किसी वैल्यू को, केमिकल वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा होता है तो वो कहलाता है नेगेटिव फीडबैक, और इसी तरह से अगर केमिकल वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। जैसे मिसाल के तौर पे आपने रोज़ा रखा है और रोज़ा रखकर सहरी करने के बाद आप दोपहर शाम को फील करते हैं कि यार मुझे भूख लग रही है, और थोड़ी देर बाद वो भूख शायद नहीं रहती। बेसिक वजह क्या है कि आपका लीवर ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट करके
ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाकर आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसे पता है खाना तो मिलेगा नहीं, तो वो उसे ब्रेक करके और दोबारा से प्रोवाइड कर देता है, तो आपकी भूख का टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है या उसमें शिद्दत में कमी आ जाती है। तो वो ग्लूकोज के लेवल जो कम हो रहा था उसको इंक्रीज किया गया, तो वो पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, इसी तरह हीट स्ट्रोक की आपके सामने मिसाल दी है। हीट स्ट्रोक में हमारे साथ यही होता है कि जी हम अगर गर्मी, जैसे कभी आपने मई में इस एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं कि हीट स्ट्रोक का टाइम आ रहा होता है, तो उस वक्त आपको बहुत गर्मी फील कर रहा है। तो उस वक्त अगर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यानी बाहर घूमने चले गए, तो आपकी बॉडी आपको सेव करने के लिए आपकी हीट शॉक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी और उसकी कोशिश होगी कि वो आपको सेव कर दे। अगर आपने गलती को ठीक नहीं किया तो और धूप में ही घूमते रहे, तो वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहेगा और फिर आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप शेडी एरिया में चले गए, पानी डाल लिया, पानी पी लिया अच्छे तरीके से, तो वो डेफिनेटली आपको बेहतर कर देगा और आपकी फीलिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये छोटी सी बातें फीडबैक आपके लिए। पेज नंबर 3 पर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमारे ऑलमोस्ट जितने भी फिजियोलॉजिकल 1 to 5 चैप्टर्स हैं उन तमाम में आपको फीडबैक मिलेगा। तो आप कोई भी एग्जाम्पल देके फीडबैक बता सकते हैं और आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फीडबैक सिस्टम, डिस्क्राइब या डिफाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन राइट कर लीजिए अपनी याद दहानी के लिए। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म या सिस्टम, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, उसके लिए आपको आंसर देना होगा। क्लियर जी, आगे चलें। नेक्स्ट पेज आपके सामने 4, बुक में से पेज नंबर 4 अपने सामने रख लीजिए, तो आपको हमारी स्लाइड में से इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ जाए। स्लाइड में आपके सामने हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक 3 सॉल्यूशंस का जिक्र किया जा रहा है। हाइपो, आइसो और हाइपर। ठीक है, हम इसमें आपके सामने रखते हैं जी, ये हमारा सेल है एनिमल सेल। ठीक है, और एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, इसमें भी ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल। दोनों एक बीकर में या एक इन्वायरमेंट में हमने रखे हैं और उस इन्वायरमेंट में हमने क्या किया है जी, उस इन्वायरमेंट में हमने ये किया है कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी, यानी पानी या वाटर 100% है। सेल में पानी कितना होता है जी, याद है ना, कितना होता? सेल में पानी होता है आपका 7